ग्लोबल संकेतों से बाजार शानदार तेजी के साथ बंद। निफ्टी करीब 300 अंक चढ़कर 16,950 के ऊपर बंद। वहीं सेंसेक्स में 1000 अंकों का उछाल। बैंकिंग, ऑटो, मेटल शेयर चमके। चीन के बयान से एशियाई बाजारों में जोरदार तेजी। हैंगसेंग में 9% से ज्यादा का उछाल। शंघाई में भी 3% की तेजी। चीन ने कहा फाइनेंशियल मार्केट को बढ़ावा देने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। एसी शेयरों में जबरदस्त तेजी। वोल्टास, हेवल्स 4 से 5% में चढ़े। अंबर एंटरप्राइजेज ने एनालिस्ट मीट में कहा प्री कोविड स्तर पर पहुंची मांग। 10 से 12% बढ़ाए इकोनॉमी मॉडल्स के दाम। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने से मेटल शेयरों में अच्छी रिकवरी। वेदांता, नैल्को में 3 से 4% का उछाल। जेएसडब्ल्यू स्टील, एनएमडीसी में भी अच्छी खरीदारी। दाम बढ़ने से पेपर और पैकेजिंग में कड़क तेजी। हुतामाकी पीपीएल 10% भागा। वहीं स्टार पेपर, जेके पेपर में 9 से 14% की मजबूती। और वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में पूरा हो सकता है पीएनबी हाउसिंग का 2,500 करोड़ रुपए का राइट्स इशू। फंड जुटाने के लिए बातचीत भी शुरू। ईटी नाउ स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर। क्रूड में फिर लौटी तेजी। ब्रेंट 3% से ज्यादा की बढ़त के साथ $103 के ऊपर। फरवरी में ओपेक का उत्पादन करार से ज्यादा। और आज रात आएगा यूएस फेड का फैसला। ब्याज दरों में 0.25% की बढ़ोतरी की संभावना। बैलेंस शीट में कटौती की टाइमलाइन पर रहेगी नजर। और भगवंत मान बने पंजाब के नए मुख्यमंत्री। शहीद भगत सिंह के गांव में हुआ शपथ ग्रहण। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी शपथ ग्रहण में मौजूद। नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। आप देख रहे हैं आज का बाजार और मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। आज बाजार में हमने देखा शानदार मजबूती देखने को मिली। मजबूत ग्लोबल क्यूज का असर आज भारतीय बाजारों पर भी दिखा। और नजर है यूएस फेड के आउटकम पर, किस तरह का आउटकम वहां पर निकल कर आता है, फैसला क्या होता है, इस पर हमारी नजर और बाजार की चाल भी इस पर ही निर्भर करेगी। आज के बाजार को देखें तो शानदार क्लोजिंग देखी है। निफ्टी में करीब 300 अंकों से ज्यादा की बढ़त। सेंसेक्स में 1000 अंकों से ज्यादा की बढ़त। और बैंक निफ्टी ने भी 2% मजबूत होकर क्लोजिंग दी है। आज सभी सेक्टरल इंडेक्स हरे निशान में ही कारोबार करते हुए दिखाई दिए। और बाजार में आज किस तरह का कारोबार था ये भी समझ लेते हैं। और मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। मानसी बताइए। बिल्कुल, तो जिस तरह से ग्लोबल बाजारों से संकेत आता हुआ दिख रहा है, उसी के चलते हम देख रहे हैं भारतीय बाजार पर भी संकेत जो हैं काफ़ी दुरुस्त होते हुए नजर आए हैं। जैसे ही हमने देखा रशिया यूक्रेन के बीच जैसे टॉक्स होती हुई 4 दौर की बातचीत हुई और अब यूक्रेन की तरफ से बयान भी आता हुआ दिखा कि पीस टॉक्स जो हैं वो काफ़ी हद तक रियलिस्टिक नजर आ रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं सोल्यूशन जैसे जैसे निकलने की अब यहाँ पर बातचीत निकल कर आ रही है, या फिर जैसे फीलिंग आ रही है कि सोल्यूशन निकलते हुए दिखेंगे, इसका एक इम्पैक्ट। ऑफकोर्स ट्रिगर्स कई सारे हैं जो कि भारतीय बाजार के लिए इंपॉर्टेंट है समझना, और ट्रिगर्स पर रिएक्ट भी करता हुआ दिख रहा है यूएस फेड। एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर जिस पर आज हमें देखना होगा देर रात जब नतीजे निकल कर आएंगे ब्याज दरों पर, उसका इंपैक्ट कल सुबह कैसे होता हुआ दिखता है। लेकिन इस बीच अगर भारतीय बाजार की क्लोजिंग पर देखें तो सबसे ज्यादा हमने देखा हर सेक्टर हर पॉकेट में आज अच्छी तेजी के बीच ही कामकाज देखने को मिला। अच्छे भले लेवल्स को तोड़कर निफ्टी बैंक निफ्टी में बढ़िया तेजी के बीच कामकाज दिखा, लेकिन आउट परफॉर्मेंस सेंसेक्स की तरफ से करीब 1000 अंकों के ऊपर की बढ़त के साथ सेंसेक्स ने क्लोजिंग दिखाई। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट अगर देखेंगे निफ्टी में हमने देखा सीमेंट स्पेस लगातार तेजी दिखा रहे थे। सेक्टर ऑफ द डे भी कह सकते हैं क्योंकि सरप्राइजिंग मूव्स तमाम सीमेंट काउंटर्स में देखने को मिल रहे थे, चाहे फिर वो अल्ट्राटेक सीमेंट हो, ग्रासिम हो, श्री सीमेंट हो। अच्छी बढ़त के बीच ही ये स्टॉक्स लगातार ट्रेड किए जा रहे थे। इनके कनेक्टिंग सेक्टर्स की भी अगर बात करें, रियल एस्टेट, सेरेमिक, प्लाईवुड में भी अच्छी बढ़त पर ही मोमेंटम आज दिन भर कायम रहा। इस बीच हमने देखा एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स भी थे जहां पर अच्छी तेजी थी। और बजाज ऑटो लगातार हम देख रहे हैं ऑटो पीएलआई से जुड़ी जो खबर हमने बताई थी, और उसके बाद ऑटो स्पेस में जो तेजी का रुझान है वो बरकरार है। कल भी हमने ऑटो मोबाइल सेक्टर जो था उसे तेज देखा था, और आज भी ऑटोमोबाइल स्पेस में अच्छी बढ़त पर ही ट्रेड दिखा। लूजिंग कैंडिडेट्स की अगर बात करें, सिप्ला में हमने आज बिकवाली का दबाव देखा। इस बीच पावर ग्रिड, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स भी इस सूची में रहे जहां पर लाल निशान के साथ कमजोरी हावी होती हुई दिखी। तो क्लियर कट कह सकते हैं फार्मा स्पेस में आज दिन
जो है काफी ज्यादा स्ट्रांग नहीं नजर आया। करीब 1.25% की बिकवाली जो है सिप्ला और सन फार्मा जैसे काउंटर्स में देखने को मिली। मिड कैप के गेनिंग मोमेंटम वाले स्टॉक्स की अगर बात करें, डिफेंस स्पेस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मिड कैप में सबसे आगे बढ़ता हुआ, सबसे ज्यादा तेजी यहाँ पर दिखी। इस बीच निप्पॉन लाइफ, अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक्स भी इस सूची में शामिल रहे। और प्रेस्टीज एस्टेट, मिड कैप रियल एस्टेट स्पेस में भी प्रेस्टीज एस्टेट में अच्छी भली तेजी आज के सत्र में देखने को मिली। करीब 5% के ऊपर की बढ़त के साथ इस स्टॉक में हमने दिन भर ट्रेड देखा। इंडिया बुल्स, रॉयल एस्टेट, ओबरॉय रियल्टी जैसे स्टॉक्स टू नेम अ फ्यू जो कि रियल एस्टेट में आज धूम मचा रहे थे। इस बीच पेपर स्टॉक्स, शुगर स्टॉक्स की अगर बात करें, वहां पर बजिंग मोमेंटम जो है अब भी कायम रहा। पेपर स्पेस में जेके पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर, इमामी पेपर जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी के बीच ही कामकाज देखने को मिला। और गेनिंग सेक्टर्स की अगर बात करें, यहां पर हमने देखा हर सेक्टर, हर पॉकेट में अच्छी तेजी थी, लेकिन सबसे ज्यादा तेजी जो दिखी एफएमसीजी, आईटी, मेटल, प्राइवेट बैंक स्पेस में शानदार बढ़त के बीच ट्रेड्स देखने को मिले। तो अच्छी तेजी के साथ ट्रेडिंग सेशन ने अपनी क्लोजिंग दिखाई है, लेकिन यूएस फेड का ब्याज दरों पर फैसला जो निकल कर आता है उसका इंपैक्ट अब कैसा पड़ता हुआ दिख रहा है ट्रेडिंग सेशन में आने वाले, ये देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल, तो यूएस फेड के आउटकम पर बाजार की नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मानसी ये सारी डिटेल्स देने के लिए। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और आज एशियाई बाजारों में भी शानदार तेजी थी, खासकर कि शंघाई और हांगकांग के बाजारों में आज जोरदार उछाल देखने को मिला। दरअसल इसके पीछे वजह ये थी कि चीन सरकार ने बाजार को बढ़ावा देने के लिए कुछ अहम बयान दिए हैं और क्या कुछ निकल कर आया जिसके पीछे बाजार में इतनी तेजी दिखी, ये सारी डिटेल्स लेकर अब डिम्पी कालरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डिम्पी बताइए। जब चीन जैसा देश और कोई अनाउंसमेंट करे और वो भी उसके सेकंड मुखिया अगर अनाउंसमेंट करें तो तेज़ी स्वाभाविक है, ऐसी ही तेज़ी आती हुई दिखेगी। चाइना के उपराष्ट्रपति ने बयान दिया है, वो भी वित्त मार्केट को लेकर बयान दिए हैं, तो आप जो तेज़ी देख पा रहे हैं इसमें बिल्कुल हैरानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने 4-5 बहुत अहम बातें बोली है। उन्होंने पहला कहा है कि एक तो हम चीन की जो सरकार है वो वित्तीय बाजारों को सपोर्ट करेगी, वो आगे बढ़कर आके कह रहे हैं कि इसको हम सपोर्ट करेंगे। उन्होंने 2 अहम हिस्सों में बात बोली, एक तो वो अपने चाइना की मार्केट्स को और जो ओवरसीज कंपनी लिस्टेड है उनको भी वो हेल्प करेंगे। फिर उन्होंने जो अहम बयान दिया वो ये बयान दिया कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं वो हम बाजार के अंदर बढ़ाएंगे, उसको हम रियायत करेंगे, उन लोगों को हम लेके आएंगे जो कि मार्केट के अंदर आके पार्टिसिपेट करें, इन्वेस्टर्स को टिपिकली हेल्प करेंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो दिख रही है पॉलिसीज़ में उनकी लेकर, जो पहले सख्त रवैया रहता था फिनटेक कंपनीज को लेकर, उस पर भी उन्होंने लचीला रवैया अपना लिया। एकाएक मैं ये कह सकता हूँ कि 360 डिग्री का चेंज है। अब वो ये कह रहे हैं कि हम प्लेटफॉर्म वाली कंपनीज को भी तवज्जो देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे और उसको भी हम आगे रखेंगे। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि बाजार में स्थिरता हम बनाए रखने की कोशिश करेंगे। आपको पता ही है कि चाइनीज़ मार्केट बहुत वॉलेटाइल होते हैं और वो स्टेबिलिटी लेके आने का पूरा भरपूर प्रयास करेंगे। एक हैरान करने वाली बात आपको मैं और बता देता हूँ, वो ये कह रहे हैं कि न केवल चाइना बल्कि यूएस रेगुलेटर के साथ मिलकर भी हम बाजार के अंदर स्टेबिलिटी का पूरा जोर लगाएंगे। और आपको पता है यूएस और चाइना की आपसी एक तरह का कोल्ड वॉर भी चल रहा है, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट्स को लेकर वो एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आगे चल के जो पॉलिसीज़ का फ्रेमवर्क करने वाले हैं वो मार्केट ओरिएंटेड होंगी, यानी हम पहले बाजार को देखेंगे कि बाजार पे इसका क्या रिएक्शन आएगा, उस हिसाब से पॉलिसी को फ्रेमवर्क करेंगे। और चाइना का जो पॉलिसी फ्रेमवर्क होता है आपको पता ही है वो काफ़ी सख्त रहता है और उसका इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी दिनों तक चलता है। इसलिए आप जो बढ़त देख पा रहे हैं 8.5% की, 10% की, ये एक स्वाभाविक है इस बयान के बाद बढ़त आना। और ज़्यादातर टेक कंपनीज तेज़ हैं। आपको मैं कुछ एक कंपनीज के नाम बताऊँगा, जैसे कि अलीबाबा है और नेट ईजी है, ये सारी की सारी कंपनीज काफ़ी अच्छी से मजबूती से आज चल रही हैं और आप अपनी स्क्रीन पर भी वो सारे आंकड़े देख पा रहे हैं इस समय। बिल्कुल, तो ये थे चाइना बाजारों में तेजी की वजह। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और कुछ सेक्टर पर भी फोकस कर लेते हैं और एफएमसीजी शेयरों में भी एक्शन देखने को मिल रहा है। हाल ही में एफएमसीजी कंपनियों के मैनेजमेंट में काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं और इसका इम्पैक्ट कंपनी पर और शेयर प्राइजेस में भी देखने को मिला। और ये पूरी रिसर्च लेकर अब विनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विनी बताइए। लीडरशिप चेंज ना एफएमसीजी कंपनी में बहुत मैटर करता है और उसके मेन रीजंस क्या है, पहले रीजंस देखते हैं। एक बात करें तो लीडरशिप जब चेंज होती है तो वो अपने नए इनिशिएटिव्स लेके आते हैं, नए अग्रेशन, उनकी स्ट्रैटेजीज क्या होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और कंपनियों पे फाइनेंशियल का जो परफॉर्मेंस होता है उनके ऊपर भी उनकी काफ़ी सारी इन्फ्लुएंस आता है, प्रॉफिटेबिलिटी पे, मार्जिन्स पे काफ़ी इन्फ्लुएंस भी आते हैं, देख सकते हैं हम लोग नई लीडरशिप के साथ। उसके अलावा ये एक चेंजेस की वजह से हमने पास्ट हिस्टोरिकली भी देखा है कि उनके
काफ़ी रेम्यूनरेटिव रिजल्ट रहे हैं कंपनी के बिजनेस पे भी और स्टॉक्स परफॉर्मेंस पे भी देखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंस आती है एफएमसीजी लीडरशिप चेंज से। अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें, स्टॉक परफॉर्मेंस जब आए हैं नए सीईओ एमडी जैसे देखें वरुण बेरी की, फिर प्रतीक पोटा, इन सब की ये रिटर्न्स देखिए फर्स्ट ईयर में ही रिटर्न्स जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो कितने अच्छे और परफॉर्मेंस ओवरऑल रिटर्न्स आ रही है 159%, 111%। सो स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स देखते हैं हम लोग जब कोई नए सीईओ चेंज आते हैं, बिकॉज उनके इनिशिएटिव्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे वरुण बेरी की बात करें, जब उन्होंने एमडी सीईओ का रोल लिया अपने ब्रिटानिया में, वहाँ पे 2014 में उन्होंने रोल लिया था एमडी सीईओ का। उसके बाद उनकी मार्जिन्स उन्होंने इतनी इंप्रूव कर दी है, 6.8% थी मार्जिन्स 13-14 में, और अब देखें तो अराउंड 15% के अराउंड है उनकी ऑपरेटिंग मार्जिन्स। सिमिलरली सुरेश नारायण जी जो नेस्ले में है, उन्होंने भी काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया था बिकॉज वो मैगी के क्राइसिस टाइम पे ज्वाइन किया था उन्होंने, तो वो काफ़ी उनकी जो इम्पैक्ट थी वो उन्होंने लेड किया नेस्ले को इन क्राइसिस के थ्रू, और वॉल्यूम ग्रोथ पे फोकस किया, ओवरऑल पेनिट्रेशन कैसे बढ़ी वो भी फोकस किया। प्रतीक पोटा जी, जैसे आपने कहा अभी हमने उसका स्टॉक इम्पैक्ट देखा क्योंकि जुबिलेंट फूडवर्क से जब वो निकल रहे थे तो उसकी वजह से उनकी स्टॉक इम्पैक्ट देखी है, और इसकी वजह से उन्होंने एक्चुअली जुबिलेंट फूडवर्क में काफ़ी फोकस दिया था इम्प्रूव करने को, उनकी क्वालिटी को, ओवरऑल ब्रांड को, प्रोडक्ट को, वैल्यू प्रोपोजिशंस को। तो उनकी काफ़ी देखिए स्क्रीन पे आपके जो ग्राफिक्स दिख रहे हैं, तो उनकी इंपॉर्टेंस और जो वैल्यू उन्होंने ऐड किया था जुबिलेंट फूडवर्क में, तो इन सब लीडरशिप चेंजेस की वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंस आता है ओवरऑल स्टॉक को, बिजनेस परफॉर्मेंस को। टाटा कंज्यूमर्स को जीसीपीएल में नए जब एमडी सीईओ आए थे तभी भी हमने देखा है कि स्टॉक ने एक्चुअली मूवमेंट दिखाई थी, रैली दिखाई थी। जीसीपीएल में भी जब सुधीर सीतापति जी आए थे तो उनकी जो स्टॉक मूवमेंट थी वो दिन पे जब अनाउंस हुआ था कि वो ज्वाइन करने, वहाँ पे 15% की स्टॉक मूवमेंट देखी थी। तो श्योरली ये फोकस श्योरली बढ़ते रहता है कि एफएमसीजी कंपनीज की इंपॉर्टेंस और सीईओ की इंपॉर्टेंस कितनी होती है एफएमसीजी कंपनीज में। और कल की भारी गिरावट के साथ आज कच्चे तेल में आज हमने देखा कि तेजी देखने को मिली है, लेकिन एनर्जी मार्केट को लेकर क्या स्थिति बन रही है ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ विश्व मोहन जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। विश्व मोहन, बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने। कल जिस तरह की गिरावट दिखी थी क्रूड में, उसके बाद आज रिकवरी की कोशिश हो रही थी। हालांकि ऊपरी स्तरों से फिर से वापस से हल्की नरमी आई है, और नरमी के पीछे जो सबसे बड़ी वजह यह है कि रूस और यूक्रेन में जिस तरह से बातचीत लगातार हो रही है, रूस के विदेश मंत्री ने ये संकेत दिए हैं कि बातचीत पॉजिटिव दिशा में जा रही है। हो सकता है कि सीज फायर पर कुछ आगे चलकर बातचीत हो जाए, तो ये एक अच्छे संकेत वहाँ से मिल रहा है। दूसरी तरफ ओपेक प्लस की फरवरी की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक जो तय करार है ओपेक प्लस में, उससे ज्यादा उत्पादन ओपेक के मेंबर्स ने किया है। तो ये भी एक अच्छी खबर है कि सप्लाई बढ़ाने की कोशिश कई देशों के साथ चल रही है। अब ईरान के साथ भी बातचीत फिर से शुरू होने वाली है, वो एक अच्छे संकेत है। और रूस की तरफ से ऐसे बयान आए हैं कि वो डील के पक्ष में, ईरान के साथ परमाणु डील के पक्ष में। तो ऐसा अगर होता है तो ईरान से भी सप्लाई आगे बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा अमेरिका लगातार अपना उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, कई सहयोगी देशों के साथ अपील कर रहा है कि वो उत्पादन बढ़ाए। उसमें यूएई, वेनेजुएला जैसे देश शामिल है। इसके अलावा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी भी कई उत्पादकों से अपील कर रहा है कि मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पर उत्पादन बढ़ाया जाए, ताकि मार्केट में स्थिरता आए, सप्लाई बढ़े और दाम एक स्टेबल लेवल पर आए। जी, ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन सारी डिटेल्स देने के लिए। तो ये एनर्जी मार्केट में किस तरह की हलचल है ये हमने आपको बताया, लेकिन इस पूरे बाजार के माहौल में मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है ये भी हम आपको एक एक करके सुनवा देते हैं। इस साल बाजार से मुनाफा कमाना काफ़ी मुश्किल होगा, और ये कहना है क्वांट म्यूचुअल फंड के CIO संदीप टंडन का। उनका कहना है कि ऐसे शेयरों में निवेश करें जहाँ पर महंगाई का असर कम हो, क्योंकि महंगाई अभी कुछ समय तक रहने वाली है। संदीप मैक्रोज और मार्केट्स को ज्वाइन करके डेटा पॉइंट्स को बहुत क्लोजली रीड करते हैं। संदीप, ET Now स्वदेश पे हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जस्ट कल ही बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने एक बड़ा सर्वे किया बहुत सारे फंड मैनेजर्स का, और ये बात निकल के आ रही है कि कैश लेवल जो है ग्लोबल फंड मैनेजर्स में ऑलमोस्ट 2008 के लेवल से पहुंच गए हैं, और एक ओवरऑल बेरिशनेस की फीलिंग बहुत ज़्यादा है। अगर आप भी उस फंड मैनेजर सर्वे में शामिल होते तो आपका इस मैटर पे क्या जवाब होता? क्या आपके भी कैश लेवल्स बढ़े हुए होते,
या आपको जियोपॉलिटिकल रिस्क एलिवेटेड अभी भी नजर आ रहे हैं? देखिए, हम लोगों का जो अप्रोच है वो पूरा बिहेवियर फाइनेंस पे है। ओके, और अगर हम बिहेवियर एंगल से देखें तो अगर इतना कैश लेवल किसी ने रेस किया है या कंसेंसस बिल्ड हो गई है तो ऐसा क्लियर इंडिकेशन है कि फियर एलिमेंट बहुत है। ओके, अगर हम अपने जैसे मैंने बात करूं इंडिया का या ग्लोबली, लेट्स से टॉक अबाउट इंडिया, कि ग्लोबल अपना कॉर्न फियर इंडेक्स अपने से 24 तारीख के आसपास एक बड़ा स्पाइक मारा, फिर 8 मार्च के आसपास भी स्पाइक किया है। तो हम लोग को ऐसा लगता है कि फियर एक लेवल जो इन्वेजन के कारण हुआ था वो स्पाइक हो चुका है, तो फियर का पीक तो हम देख चुके हैं। ओके, फ्रॉम अ नियर टर्म पर्सपेक्टिव, तो वो अपॉर्चुनिटी मेरे को तो रिवर्स कॉल लेने का लगता है कि जब सब लोग कैश पे हैं तो बाजार नहीं घटेगा। ओके, और 2008 की बात भी करें तो जनवरी 2008 में कैश लेवल हाइस नहीं थे। ओके, वो सितंबर, नवंबर और मार्च 2009 आते आते कैश लेवल लाइफ टाइम हाई पे आ गए थे। तो जनवरी जब पीक आउट हुआ ग्लोबल मार्केट्स, ओके, तो उस समय तो यूएस मार्केट में भी कोई कैश लेवल्स हाई नहीं थे। अगर आप उसका हिस्टोरिकल डेटा निकाल के देखेंगे, जो मुझे याद आता है, तब तो हाई लेवल कैश थे ही नहीं ना। तो एग्जैक्टली रिवर्स, जब तक ये फियर है वो अपने को प्ले करना चाहिए। मैं काफी टाइम से बात करता हूँ कि 2018 से 2023 से एक बहुत वॉलेटाइल फेज रहने वाला है, और इस पर भी मैंने शुरू से बोला है कि 2022 बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होगा रिलेटिवली 2021 और 2020 के। ओके, तो हमको ये छोटा छोटा वॉलेटाइल साइकिल होता है, इसको अगर आप कैपिटलाइज कर पाए तो हम ज्यादा अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाएंगे, बजाय कि ये हम घबराएं इतना कि आज इतना घट गया, फिर घटने के बाद हम लोग कैश लेवल रेस करते हैं। तो वो बहुत इफेक्टिव नहीं होता है। इनफैक्ट वो गलत हो जाता है कि आप एग्जैक्टली बॉटम में अपना पोजीशंस कैपिचुलेट करते हैं या अपना बुलिश थॉट प्रोसेस कैपिचुलेट करते हैं, और टॉप पे आते आते आप वापस पार्टिसिपेशन करना स्टार्ट करते हो। तो हम लोग तो उसको ऐसा कॉन्ट्रेरियन कॉल नहीं बोलूंगा, हम लोग के डेटा पॉइंट के हिसाब से बोलूंगा, जब बहुत ज्यादा फियर है तो पार्टिसिपेट करना चाहिए। जैसे बीच में बहुत फियर था तो हम लोग ने भी कैश रेस किया था, लेकिन हम लोग ने काफी हद तक डिप्लॉय कर दिया वो पूरा कैश, क्योंकि फियर एलिमेंट दिख रहा था कि फियर एलिमेंट बहुत ज्यादा है। ओके, नाउ जहां पे आपको वापस कॉम्प्लेंसी दिखेगी बाजार के अंदर, तो हम वापस कैश लेवल को रेस करेंगे, तब वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, बजाय कि हम अभी बात करें बाजार घटने के बाद हम कैश लेवल बढ़ाने की बात करें।